गुरु को सुनो, अगर तुमने वीडियो एंड तक देख ली तो मैं तुम्हें क्लास 12 इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में माहिर बना दूंगा। यस गाइस, राइटिंग स्किल्स आपको कभी नहीं ट्रबल करेगा और ये भी चांसेस हैं कि अगर आपने मेरी एक एक बात मान ली तो आपके इतने नंबर आ जाए राइटिंग सेक्शन में कि आप खुद शॉक हो जाओगे। माय नेम इज ऋत्विक, यू आर वाचिंग मी ऑन ग्रैंड अकेड। मैंने रामजस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स करी है। पिछले हाफ डेकेड से ज्यादा से मैं ग्रैंड अकेड पे पढ़ाते हुए आ रहा हूं। आई हैव टॉट अ लॉट ऑफ पीपल राइटिंग स्किल्स एंड आई कैन टेल यू, जैसा मैं पढ़ाता हूं, जिस तरीके में मैं पढ़ाता हूं, आपको सब कुछ समझ आएगा और आप राइटिंग स्किल्स के मास्टर बन जाओगे। मेरे खुद क्लास 12 में 96.2% आए थे और मैं चाहता हूं आपके मेरे से भी ज्यादा आए। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो टू ग्रैंड अकेड, लाइक दिस वीडियो और कमेंट्स में बताना कि आपको क्लास 12 इंग्लिश का सबसे ज्यादा टफ चैप्टर कौन सा लगता है बिफोर वी बिगिन विद दिस लेक्चर। चलिए एकदम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इसको शुरू कर देते हैं। इस एक लेक्चर में मैं आपको सारे राइटिंग स्किल्स करवा दूंगा। बिफोर आई बिगिन आई वांट टू टेल यू कि हमारी ऐप अवेलेबल है ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो, जहां पे ऐप पे वेबसाइट पे आपको हमारा ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स मिल जाएगा, जो दुनिया का बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश रिसोर्स है। मोर ऑन दैट लेटर। चलिए हमारे लेक्चर को शुरू करते हैं लेटर राइटिंग के साथ। लेटर राइटिंग एक ऐसी चीज है माय डियर चैंपियंस, जो हम बहुत सालों से लिखते हुए आ रहे हैं अपने क्लास एग्जाम्स में। कोई भी क्लास हो, अगर आप सीनियर क्लास में आए थे, आपने लेटर लिखना शुरू कर दिया था, तो ये कुछ अलग चीज नहीं है। लेकिन अगर आप सच में ज्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हो इस बार क्लास 12 इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में, कई चीजें हैं जो आपको रिमेंबर करनी है अबाउट लेटर। लेटर क्या होता है माय डियर चैंपियंस? अब क्लास 12 इंग्लिश में दो टाइप के लेटर आपको मिलेंगे। एक होता है लेटर टू एन एडिटर और एक होता है जॉब एप्लीकेशन। लेटर टू एन एडिटर क्यों लिखा जाता है भाई? कोई एक इशू है सोसाइटी में जिसके बारे में आप अवेयरनेस रेस करना चाहते हो, या तो आप अथॉरिटीज को बोलना चाहते हो भाई तुम क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट इशू। ये होता है लेटर टू एन एडिटर। एडिटर कौन होता है? न्यूज़पेपर का एडिटर। बेसिकली आप कह रहे हो कि ये मेरी स्टेटमेंट है, ये इशू है सोसाइटी में एंड आई वांट द अथॉरिटीज टू टेक एक्शन, तो आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर को एक एरिया में मिलियंस ऑफ लोग पढ़ते हैं। जॉब एप्लीकेशन क्या होती है? लेट्स से एक न्यूज़पेपर में ग्रैंड अकेड ने एक एड लगा दी, एक एड प्रिंट कर दी कि भाई हमें XYZ सब्जेक्ट के एजुकेटर की जरूरत है, अप्लाई करो। अब उस एड के रिस्पॉन्स में जो न्यूज़पेपर में छपी है, लोग लेटर लिखेंगे अप्लाइंग टू द जॉब। दैट इज अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। इसमें सिर्फ एक अंतर होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना होता है, जिसे हम बायोडेटा रेज्यूमे कहते हैं। वो हम देख लेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो, आई एम हियर टू टीच यू। चलो लेटर टू एन एडिटर पढ़ लेते हैं। आपको पता है लेटर टू एन एडिटर क्या है? सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मेट बता देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, मतलब आप जो लेटर लिख रहे हो, आपका एड्रेस, वो आपको मोस्ट केसेस में क्वेश्चन में मिल ही जाता है, वरना आप फिक्शनल एड्रेस बना के लिख सकते हो, XYZ ABC नगर, कुछ भी लिख सकते हो। आपकी टीचर ने आपको बता रखा होगा ये स्कूल में, उसको फॉलो कर लेना। फिर आ जाती है डेट। अब काफी बच्चे गलती करते हैं, वो 25/01/2026 ऐसे लिख के आ जाते हैं। नहीं, आपको पूरी डेट लिखनी होती है, जैसे 25 जनवरी 2026, 23 जनवरी 2026 ऐसे करके। फिर आ जाता है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब आप जिसको लेटर भेज रहे हो। लेटर टू एन एडिटर में ऑब्वियसली हमेशा लेटर एक एडिटर को जा रहा होता है। किसके एडिटर को? किसी न्यूज़पेपर के। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप कैसे लिखते हो? आप सब्जेक्ट लिखोगे, द वर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, और उसके बाद आपको कोलन बनाना है, जो 2 डॉट होती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट बेसिकली मींस व्हाट द टॉपिक ऑफ योर लेटर इज। ये चीजें मैं आपको लिखनी सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद आती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हमारा सर/मैडम हमेशा होता है। फिर आ जाती है आपकी लेटर की बॉडी, जिसमें 3 पैराग्राफ्स होते हैं, या तो 4 हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन का एक, बॉडी के 1 या 2, लेटर की बॉडी के, और फिर कंक्लूजन, जिसमें आप सब कुछ सम अप कर देते हो। उसके बाद आ जाता है सब्सक्रिप्शन, योर सिंसियरली। मोस्ट केसेस में आपको योर सिंसियरली यूज करनी चाहिए फॉर्मल अफेयर्स में, तो योर सिंसियरली यूज करना। और उसके बाद नेम, जो नेम है वो भी आपको मोस्ट CBSE क्वेश्चंस में मिल ही जाएगा। सो दिस इज व्हाट अ लेटर इज। अब आप कहोगे सर लेटर की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? सिंपल सी बात है, आपको इसको तो समझने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्मेट तो समझ लिया है। आप पूछोगे सबसे पहली चीज, सर हम पहले सब्जेक्ट कैसे लिखें? लुक एट द क्वेश्चन। You are concerned about the alarming rise in air pollution in the city which is affecting the health of the children and the elderly. हमेशा याद रखना, एक सब्जेक्ट 7 से 8 से 9 शब्द का ही होता है, तो अगर आप ये सब लिखना शुरू कर दोगे तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपली जो मेन क्रक्स होता है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उससे ही सब्जेक्ट बना दो। यहां पे अलार्मिंग राइज इन एयर पोल्यूशन इन द सिटी विच इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड द एल्डरली में स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, लेकिन जो क्रक्स है वो है राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स। तो आप यहां लिख सकते हो अलार्मिंग राइज इन एयर पोल्यूशन लेवल्स। अगर आपको एक लेटर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो सब्जेक्ट कैन बी क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट्स। जितना आप टू द पॉइंट लिखोगे सब्जेक्ट, उतने आपको नंबर मिलेंगे। इंट्रोडक्शन में हमेशा एक लाइन रिपीट होती है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द क्रिटिकल इशू, और उसके बाद आप अपना इशू लिख सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, राइजिंग ट्रैफिक, कंसर्निंग मेंटल हेल्थ, ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी आपको मिलेंगी। डोंट वरी अबाउट इट, बस ये लाइन आप रोट लर्न करके चले जाना। फिर जो लेटर की बॉडी होती है उसके आप एक या दो पैराग्राफ्स लिखोगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, जो प्रॉब्लम की बात हो रही है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम है ऑफ ट्रैफिक, तो ट्रैफिक को डिस्क्राइब करो। ट्रैफिक आपकी सिटी में क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, व्हाट इज कॉजिंग इट, एंड देन रिमेंबर कि इस चीज से किसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हाँ, ट्रैफिक से एनीबडी दैट इज कम्यूटिंग इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा ट्रैफिक के ऊपर, पीपल दैट आर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज, यंग पीपल और ओल्ड पीपल हु आर इन कैब्स। ऐसी ऐसी चीजें आपको सोच के लिखनी है। रिमेंबर, राइटिंग स्किल्स का एक फंडा होता है 5WH। इसका क्या मतलब है, हर एक राइटिंग स्किल्स में, नॉट जस्ट लेटर, यू शुड नो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, या फिर whom। मतलब कि जब भी आपको कुछ भी लिखना है, ये चीज किसने लिखी है या फिर किसको अफेक्ट करती है, ये चीज है क्या, ये चीज सबसे ज्यादा पीक कब करती है, कब होती है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सबसे ज्यादा ऑफिस आवर्स में पीक करेगा। कहां पे, हम सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे सिटी की बात होगी, और ये क्यों होता है, और whom अप्लाई कर सकता है इन सम केसेस जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको बॉडी में रीजंस देने हैं कि भाई एक पर्टिकुलर चीज होती क्यों है। एयर क्वालिटी की बात हो रही है तो आप AQI की बात करोगे, यू विल टॉक अबाउट हाउ इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। एंड सेकंड पैराग्राफ ऑफ द लेटर बॉडी में आपको सिंपल सी चीज लिखनी है कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी सोल्यूशन क्या हो सकती है। ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्यूशंस लिखोगे, अथॉरिटीज के लेवल पे सॉल्यूशन लिखोगे, अवेयरनेस लेवल्स पे सॉल्यूशन लिखोगे। तो जो भी ट्रैफिक की बात हो रही है, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप सोच सकते हो टू मिटिगेट दिस इशू देयर मस्ट बी अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पीपल मस्ट बी एनकरेज्ड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय लोअरिंग द फी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट शुड बी फ्री फॉर द एल्डरली। ऐसे ऐसे कर करके आप याप करके लिख सकते हो। एंड देन कंक्लूजन में हमेशा लिख दो, आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर टू स्टर द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इनटू टेकिंग स्विफ्ट एक्शन। ये भी एक फिक्स लाइन है। अगर आपने ये फिक्स लाइंस और फॉर्मेट याद कर लिया, लेटर राइटिंग आपको कभी भी बॉदर नहीं करेगा। योर सिंसियरली हमेशा लिख देना, और उसके बाद जो भी नेम दिया हुआ है वो लिख के आ जाना। लेटर राइटिंग आपका मैंने कवर करा दिया है, गिव दिस अ लाइक। लेटर राइटिंग का एडिटर कवर करा दिया है। जॉब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जॉब एप्लीकेशन में आपको, एज आई सेड, यू विल हैव टू राइट अ लेटर इन रिस्पॉन्स टू अ जॉब एप्लीकेशन, और उसमें एक एडिशनल चीज आ जाती है, आपको या तो रेज्यूमे देनी होती है, ठीक है, या तो आपको रेज्यूमे देनी होती है, या तो CV देनी होती है, करिकुलम विटे होता है इसका प्रॉपर नाम, फुल नाम, या फिर आपको देनी होती है अपनी बायोडेटा। इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसको लेके सारी चीजें, चाहे वो आपको बोले CV दो, बायोडेटा दो, रेज्यूमे दो, आपको बना के यही आना है। लेकिन पहले देख लेते हैं, सब कुछ सेम है फॉर्मेट इधर। यहां पे बस मैं आपको कुछ फिक्स लाइंस बता देता हूं। इंट्रोडक्शन हमेशा होती है, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन विच न्यूज़पेपर, वो आपको स्पेसिफाइड होगा। डेट अगर दी हुई है तो लाल दो, नहीं दी हुई तो आप XYZ डेट लिख देना, फॉर द पोस्ट ऑफ XYZ, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यहां पे बिजनेस एनालिस्ट की बात है, उसके बाद एक फिक्स लाइन होती है, फॉर विच आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। फॉर विच आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर का मतलब, इस नौकरी के लिए मैं एक कैंडिडेट बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू कंसिडर मी फॉर दिस। जैसे अगर कोई डेट पे जाता है, इनडायरेक्टली व्हाट यू आर सेइंग इज ऑन द डेट आई वांट टू ऑफर माय कैंडिडेचर टू यू, वो अलग बात है, इट नेवर मटेरियलाइजेस। एनीवे, एक और फिक्स लाइन है, आई पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस। रिक्विजिट क्या होता है, रिक्वायर्ड, लेकिन इट्स जस्ट अ मोर फैंसी वे ऑफ सेइंग थिंग्स। आई पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस अलोंग विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। आपको ये फिक्स लाइन याद रखनी है, आई पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस अलोंग विद XYZ स्किल्स। तो यहां पे बिजनेस एनालिस्ट की बात है, तो जब भी आपको एक जॉब एप्लीकेशन का लेटर आता है, आप सोचो इस जॉब से रिलेटेड कौन से स्किल्स हैं। अगर एजुकेटर की बात हो रही है तो आप लिख दोगे, आई पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस क्या होती है माय डियर चैंपियंस, ये होती है एजुकेशन। एंड आपके स्किल्स क्या होंगे, I have excellent teaching skills, excellent communication skills, I converse very well, I explain very well. Business analyst में बोल सकते हो, I know how to operate Microsoft Excel, I know how to do this, I know how to do that, I know how to take great surveys, I
मेक ग्रेट प्रेजेंटेशंस एंड आई एम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। तो जॉब के अकॉर्डिंग जो भी आपको स्किल्स याद आ रहे हैं, कई क्वेश्चंस में आपको क्यूज भी मिल जाते हैं, तो आप उसको लिख के आ जाओगे। उसके बाद आपको अपनी बढ़ाई चढ़ाई करनी है। बेसिकली यू आर सेलिंग योर कैंडिडेचर, राइट? आप किसी को कन्विंस कर रहे हो कि इस नौकरी के लिए आई एम द बेस्ट गाय और गर्ल। सो आप यहां पे लिख दो आई एम हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड प्रोफेशनल। उसके बाद अपनी वर्क एक्सपीरियंस की बात कर दो। पहले क्वालिफिकेशंस की बात करो, फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करो, और वर्क एक्सपीरियंस आप इधर भी लिख के आओगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर बताओ कि जब आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन करा है तो आपने उधर क्या गेन करा। आपने वर्क एक्सपीरियंस तो गेन करा, लेट्स से आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years. What have I learned as a result of that? I've become a way better public speaker. I've become better at the language I'm teaching, better at the subject I'm teaching. So ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है कि वर्क एक्सपीरियंस से आपको गेन क्या हुआ है। उसके बाद आपको एक और फिक्स लाइन लिखनी है, I am confident that my knowledge and skills will prove to be an asset to your esteemed organization. चाहे ऑर्गेनाइजेशन एस्टीम्ड हो या ना हो, आपको नौकरी चाहिए तो आपको एस्टीम्ड बोल के आना है। आई एम एनक्लोजिंग माई रेज्यूमे, ये भी फिक्स लाइन है, फॉर योर काइंड पेरूजल एंड कंसिडरेशन। काइंड पेरूजल एंड कंसिडरेशन के भाई देख लो, मुझे कंसिडर कर लो, ये भी आपको रटना है। आई शैल बी अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डे एट योर कन्वीनियंस। बिकॉज यहां पे व्हाट यू आर सेइंग इज, जब आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, इनडायरेक्टली यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर द जॉब, यू आर अप्लाइंग फॉर द सेकंड राउंड, जो मोस्ट केसेस में एक इंटरव्यू ही होता है। ये भी एक फिक्स लाइन है, मैंने आपको काफी फिक्स लाइंस दे दी हैं। उसके बाद आप लगा दोगे एक नेक्स्ट पेज पे ही जाके रेज्यूमे। रेज्यूमे हमेशा बॉक्स्ड होती है, याद रखना। रेज्यूमे, सीवी, बायोडेटा, आपको कुछ भी कह सकते हैं क्वेश्चन में, उसको ऊपर लिख के आ जाना है आपको। ये हमेशा बॉक्स होती है, एक बॉक्स में बना सकते हो। यहां पे जो मैंने टेबल्स वेबल्स बॉक्सेस बनाए हुए हैं, इनकी जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना होता है रेज्यूमे में? कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम या मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपको, एड्रेस लिख देना है आपको, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, ईमेल लिख देना है कि भाई अगर मैं तेरे को जॉब देना चाहूं, मेरे को पता तो होना चाहिए मैं तुझे कैसे वो ऑफर कर पाऊं, वरना फायदा क्या है। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड आपको देना है, जो हमने क्वालिफिकेशंस की बात करी थी। तो रिमेंबर यहां पे आपको 4 चीजें लिखनी पड़ेंगी मोस्ट केसेस में। आपकी 10th, ठीक है, जिसको हम हाई स्कूल कह सकते हो या फिर आप एग्जामिनेशन का नाम दे सकते हो। उसके बाद हायर सेकेंडरी की बात करोगे, उसके बाद बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन, और उसके बाद एमबीए मतलब मास्टर्स। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के बाद या फिर क्लास के बाद लिखना है बोर्ड/यूनिवर्सिटी। जैसे मोस्ट केसेस में आप लोग स्टेट बोर्ड या सीबीएसई के होगे, तो यहां पे आप ये सब लिख दोगे। उसके बाद आपने किस ईयर में पास करा है। लेट्स से आपने 10th इस ईयर में दिया, 12th इस ईयर में दिया, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10th के 2 साल बाद ही 12th होगी, उसके 3 साल बाद ही आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी, उसके 3 साल बाद ही आपकी मास्टर्स, 2 साल बाद आपकी मास्टर्स खत्म होगी। देन परसेंटेज, मतलब आपने कितने स्कोर किए। नाउ एक चीज आपको रिमेंबर करनी है, ये तो आप फिक्टिशियसली बना के कुछ भी लिख दो। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होने वाला है, क्योंकि आपका नहीं होगा, फिक्शनल इंसान का होगा, that must correspond to the job you are applying for. For example, if I want to apply to be a sociology educator, my high school, higher secondary doesn't matter, class 10, class 12 भी आप लिख सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप बीकॉम नहीं लिखोगे, मोस्ट केसेस में आप लिखोगे बीए इन सोशियोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स। एमबीए नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। सो जो भी नौकरी है, सेल्स की नौकरी है तो आप बीकॉम एमबीए लिख सकते हो, एडवर्टाइजिंग की नौकरी है तो आप इंग्लिश ऑनर्स, मास्टर्स इन जर्नलिज्म, ऐसी ऐसी चीजें लिख दोगे। जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाट इज द रेलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड। उसके बाद आपको एक ही चीज मेंशन करनी है, वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस आपने इधर बता रखा है। अगर सीनियर बिजनेस एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट एट XYZ कंपनी, और उसके साइड में उसके नीचे लिख दो आपने कितने साल काम किया है। काफी क्वेश्चंस में आपको लिखा आएगा कि आपको 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो देन सिंपली आप 5 साल पीछे करके 6 साल पीछे करके लिख देना कि आपके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस है। इसको बॉक्स में बना दो। जॉब एप्लीकेशन मैंने आपकी करा दी है, और बहुत अच्छे तरीके से करा दी है। इसके बियॉन्ड आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते। तो अभी के अभी मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड। चलिए नोटिस राइटिंग की बात कर लेते हैं। अब एक चीज याद कर लो गाइस, नोटिस राइटिंग क्यों होती है? इट इज quite literal. You're writing a notice because you want to inform people कि भाई मैं आपको नोटिस दे रहा हूं, ये चीज हो रही है। टुनटुन मौसी ने लड्डू का स्टॉल लगाया है, आ जाना, फ्री लड्डू मिलेंगे। अरे भाई वहां पे देख कि जग्गू बंदर का कॉन्सर्ट हो रहा है, चलो चलते हैं। That is what notice is. एक चीज जो बहुत सारे लोगों को कंसर्न करती है ना, हो सकता है वो पूरी सोसाइटी को कंसर्न करती हो, एक नेबरहुड के लोगों को कंसर्न करती हो, स्कूल के लोगों को कंसर्न करती हो, कॉलेज के लोगों को कंसर्न करती हो, लेकिन ये वही चीज है जो लास्ट लेसन में आपने बुलेटिन बोर्ड में देखा था। इफ यू रिमेंबर दैट, टेल मी बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या चीजें थी। ओके, लेट्स लर्न नोटिस राइटिंग। सबसे पहले समझ लो गाइस, फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का। बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले सेंटर अलाइन करना है आपको, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। यहां पे ग्रैंड अकेड है, तो नोटिस कौन दे रहा है? अगर एक नेबरहुड की बात हो रही है तो उधर की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन देगी, RWA देगी। स्कूल में स्कूल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, टीचर्स बोर्ड, कोई भी दे सकता है। कंपनी की बात हो रही है तो कंपनी खुद नोटिस देगी। ये आपको फिगर आउट करना
पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता भी दूंगा। उसके बाद नोटिस लिख दो कैपिटलाइज करके। यस गाइस, दैट इज इट। नोटिस लिख दो कैपिटलाइज करके, और ये भी सेंटर अलाइंड है, यहां पे कोई भी लाइन छोड़ी नहीं जाएगी। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपको लेफ्ट अलाइन करके डेट लिख देनी है। तो यहां पे आप पूरी डेट लिखोगे, जैसे 4 अप्रैल 2021। उसके बाद जैसे हमने लेटर में सब्जेक्ट लिखा था, बिल्कुल सेम वे में आपको लिखनी है एक सब्जेक्ट स्लैश हेडिंग, जैसे यहां पे हमने लिख दिया है इंग्लिश क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है और वापस लेफ्ट अलाइन करके आपको लिखनी है कंटेंट की बॉडी। इसमें भी क्या आपको आंसर करना है, 5 W's। सबसे पहले फिक्स लाइन क्या होती है, ऑल द XYZ आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। ऑल द स्टूडेंट्स अगर स्कूल की बात है, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ XYZ अगर एक एरिया की बात हो रही है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस XYZ कॉलेज आर पर्टिकुलरली इन्फॉर्म्ड। ऐसे कर करके आपको बनाना है, डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज का नोटिस दे रहे हो। तो 5 W's को जरूर याद रखना, ठीक है। 5 W's को रिवाइज कर लेते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ स्लैश हुम, ठीक है। कौन कर रहा है, किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। What is it कि ग्रैंड गाइड शुरू कर रहा है एक अफोर्डेबल क्रैश कोर्स फॉर ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स। उसके बाद जिस भी चीज के बारे में नोटिस है उसके आपको डिटेल्स देने शुरू करने हैं इन द व्हाट सेक्शन। सिंपली अगर आप बोल रहे हो कि वहां पे हमने छोले भटूरे का भंडार लगा दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें बताओ, क्या हमें उसके साथ चटनी मिलेगी, क्या हमें लस्सी मिलेगी, क्योंकि छोले भटूरे के बाद हमें नींद तो आनी है। अगर बेहतर नींद आनी है तो हमें लस्सी की जरूरत है। अगर हम क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसका प्राइस। तो आप सोच के लिख दो, द प्राइस इज ₹500। और फिर कुछ भी यैपिंग डिटेल कहता हूं मैं इसे, यैप अबाउट एनीथिंग। लेट से छोले भटूरे का स्टॉल है, यैपिंग डिटेल हो सकता है, इसके साथ आपको फ्री लस्सी मिलेगी। क्रैश कोर्स की बात है, यैपिंग डिटेल हो सकता है, द फर्स्ट 100 पीपल टू बाय द कोर्स विल रिसीव एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट एंड कैन बुक देयर स्लॉट फॉर ओनली ₹299। द बुकिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम 12 अप्रैल। तो यहां पे व्हेन की बात हो गई। सिंस दिस इज अ डिजिटल कोर्स तो आप लिख सकते हो, यू कैन परचेज इट ऑन द ग्रैंड अकाड वेबसाइट। क्लास 12 स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू बुक देयर स्लॉट्स एज सून एज पॉसिबल। नोटिस में एनकरेजमेंट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एनकरेजमेंट लाइन आपको हमेशा अंडर साइनिंग लाइन से पहले लिखनी होती है। एग्जाम्पल, एक हेल्थ कैंप हो रही है इन अ सोसाइटी। वहां पे कोई भी सोसाइटी में रहता है, उसकी कुछ भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ओल्ड हो, ही और शी इज इन्वाइटेड। लेकिन एनकरेज किसको कर रहे हो आप, हेल्थ कैंप में किसकी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। यू कैन एनकरेज यंग पीपल टू बी वॉलंटियर्स एंड यू कैन एनकरेज ओल्ड पीपल टू शो अप एंड गेट देयर ब्लड टेस्ट डन। Who will you encourage to come to this? Who should particularly come to this? ये तो रियलिटी है भाई। बर्थडे पार्टी में बहुत लोगों को बुलाते हो, लेकिन आपको पता है you want particular people to turn up and particular people to not turn up। यही चीज यहां पे हो रही है। For more details please contact the undersigned। हर एक नोटिस में ये लाइन होती है जिसे हम अंडरसाइंड लाइन बोलते हैं। अंडरसाइंड का मतलब जिसके नीचे साइन हो रखे हैं, क्वाइट लिटरली। जो नोटिस लिख रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहां पे ग्रैंड अकाड के बिहाफ पे पैट्रिक ने लिखा हुआ है, तो आप नाम लिख दोगे पैट्रिक, इशूअर का नेम। उसके बाद आपको उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है। अगर ग्रैंड अकाड कंपनी की बात हो रही है तो उसकी रेलेवेंट डेजिग्नेशन क्या होगी, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। अगर एक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक पर्टिकुलर नगर में हेल्थ कैंप लगाई है तो आप लिख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ RWA। उसके बाद आपको ब्लैकआउट करके XXX98XXX कर करके आपको एक फोन नंबर दे देना है। ये हो गया आपका नोटिस गाइस। यस गाइस, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग रिगार्डिंग अ नोटिस। अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि अगर हम ग्रैंड अकाड के क्रैश कोर्स की बात कर रहे थे नोटिस में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये तो एक रियलिटी है, क्योंकि हमने लॉन्च कर दिया है ग्रैंड अकाड का प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स, जो क्लास 12 इंग्लिश का अल्टीमेट बेस्ट रिसोर्स है। यहां पे आपको मिलेंगे बेस्ट नोट्स एवर मेड क्लास 12 इंग्लिश के, जो मैंने खुद बनाई हैं। यस गाइस, मैंने खुद बैठ के पेन्सटेकिंगली बनाए हैं। माइंड मैप्स भी बनाए हैं आपके लिए। पूरा का पूरा सिलेबस आपका लाइन बाय लाइन करवा दिया है। यस गाइस, एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साइड में रख दो, कहीं और रख दो, भूल जाओ। मैं पढ़ाऊंगा आपको हर एक चीज एनसीईआरटी से, और 8 घंटे में आपका सिलेबस करा दूंगा। आंसर राइटिंग के मास्टर गाइडेंस वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, लाइव वर्कशॉप्स भी होंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कवर्ड है, राइटिंग स्किल्स भी कवर्ड है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पैरेलल क्वेश्चंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग। गाइस, भर भर के रिसोर्सेज हैं। क्लास 12 इंग्लिश का ये अल्टीमेट बेस्ट रिसोर्स है। इससे बेटर नहीं मिलेगा आपको। कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गेटिंग दिस कोर्स, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन।
सेक्शन। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो टू गेट दिस, और यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट टू गेट दिस एज वेल। ऑलराइट, मूविंग ऑन, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं ऑफ अ नोटिस। तो एक टाइप के तो नोटिसेस हैं, मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन कई केसेस में आपको लॉस्ट एंड फाउंड का भी नोटिस आ जाता है। रिमेंबर कि अगर आप एक नोटिस लिख रहे हो जिसमें आपको बताना है लोगों को कि आपने किसी चीज को मिसप्लेस कर दिया है, दैट इज व्हाई यू आर राइटिंग अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, तो वो आपके पर्सपेक्टिव से लिखा जाएगा। सो इट विल बी इन द फर्स्ट पर्सन। लेट्स से योर नेम इज सबरीना ग्रैंडगैडियन, आई लाइक द सॉन्ग एस्प्रेसो। ओके, उसके बाद आपको लिखना है कि आपने अपना आईफोन 6 खो दिया है। तो इसका सब्जेक्ट हमेशा होता है लॉस्ट सब्जेक्ट, मतलब क्या आपने खोया, लॉस्ट आईफोन 6। उसके बाद फर्स्ट पर्सन में डिटेल्स दे दो और 5 W's को आंसर कर दो। लॉस्ट माई आईफोन 6 व्हाट, वेयर, इन द ग्रैंड ऑडिटोरियम, व्हेन, ऑन द 19th of February 2021। अब यार बहुत सारे फोन घूम सकते हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर फोन, आप बोल सकते हो इट हैज अ पुकी कवर, इट हैज BTS का दिस बैंडमेट at the back of it, whatever details you can invent, right? It has a red cover installed and has noticeable scratches. Anyone who finds it is requested to hand it over to the administrative officer कि भाई अगर मिल जाए कहाँ दें। This also applies to the where fact. The person who finds it will be duly rewarded by the institute, by the organization, by the RWA। ये इसकी फिक्स लाइन होती है। If the phone is found, please contact the undersigned। और अगर आप ये खुद लिख रहे हो तो आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन लिखोगे और यहाँ पे आप अपने फिक्शनलाइज करके XXX कर करके अपना फोन नंबर डाल दो। ऐसा ही आप नोटिस लिख सकते हो अगर आपको कोई चीज मिल जाती है। तो यहां पे द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज, ये हो जाएगा फाउंड आईफोन 6, और उसके बाद आप लिख दोगे आई फाउंड एन आईफोन 6 इन द ग्रैंड ऑडिटोरियम ब्ला ब्ला ब्ला। वो थर्ड पर्सन में भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट पर्सन में भी लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर आपको बोला जा रहा है यू हैव टू राइट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, यू विल राइट इट इन द फर्स्ट पर्सन। अगर आपको एक कंपनी के बिहाफ में, RWA ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में लिखना है तो आप थर्ड पर्सन में लिखोगे, बिकॉज द नोटिस इज कमिंग फ्रॉम द कंपनी। ऑल राइट, अब बहुत ही आसान चीज, लेकिन एक ऐसी चीज जो मैं मोस्ट लोगों को रेकमेंड नहीं करता अटेम्प्ट करने का बोर्ड एग्जाम में, वो है आर्टिकल राइटिंग। अगर आपकी इंग्लिश सच में अच्छी है तो आपको आर्टिकल राइटिंग अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छी का मतलब क्या है, मास्टरफुल होना है गाइस? नहीं। अगर आप सोच सकते हो बहुत ज्यादा और आप यैप कर सकते हो इन द करेक्ट लैंग्वेज, आर्टिकल राइटिंग अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि इसमें इतने आपको फॉर्मेट के नंबर नहीं मिलेंगे। इसका कुछ फॉर्मेट नहीं है, मतलब एक फॉर्मेट तो है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट पीपल लुक एट द कंटेंट ऑफ आर्टिकल एज अपोज टू नोटिस, एज अपोज टू रिपोर्ट, एज अपोज टू लेटर, जिसमें सबसे पहले फॉर्मेट देखा जाता है। तो इसमें नंबर कटने के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। लेकिन अगर आप अच्छा लिखते हो तो नंबर ऐसे फ्लो करके मिलेंगे, ठीक है, ऐसे फ्लो करके मिलेंगे जैसे एमिनेम का गाना हो। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट बहुत ही आसान होता है माय डियर चैंपियन। सबसे पहले आपको हेडिंग दे देनी है कि आपका आर्टिकल किस चीज के बारे में है। लेट्स से आई हैव टू राइट एन आर्टिकल अबाउट द एरास टूर, तो द सिंपल थिंग आई कैन राइट इज एरास टूर, दैट इज इट गाइस, दैट कैन बी योर हेडिंग। एरास टूर कैन बी योर हेडिंग, यस आई एम नॉट किडिंग, एरास टूर कैन बी योर हेडिंग, और इट कैन टेल यू अबाउट द मैजिक ऑफ द एरास टूर, ऐसे कर करके, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बाय लाइन, मतलब ये आर्टिकल लिख कौन रहा है, ठीक है। सो बाय लाइन आ जाएगी, वो मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दूंगा। जैसे आप लिख सकते हो बाय ऋत्विक, ठीक है, अगर आपने ऐसा लिखना है तो आप लिख दो बाय ऋत्विक। उसके बाद आ जाती है बॉडी ऑफ द आर्टिकल। बॉडी ऑफ द आर्टिकल में भी 3 पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। एंड रिमेंबर, इसमें 5 W's का रूल अप्लाई कर सकते हो, एंड यू प्रोबेबली शुड समटाइम्स, बट इन मोस्ट केसेस it's not going to be as relevant as it is for the other writing skills, क्योंकि इसमें you have to talk about one particular subject and not an instance। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन देखो, imagine that a recent survey shows that 55% of Indian adults sleep less than 6 hours every day, while 8 to 10 is the scientific recommendation. As Aman/Ananya draft an article for a national daily on the importance of adequate sleep, और इसमें आपको क्यूज मिल जाते हैं। क्यूज क्या होते हैं, काफी क्वेश्चन में आपको क्यूज मिलेंगे। बेसिकली वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपको आर्टिकल लिखना है, आपको रीजंस देने हैं कि स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो कि भाई इससे ये सब होता है, और कॉजेज ऑफ पुअर स्लीप। बेसिकली अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना आर्टिकल, लेट्स से यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट अबाउट व्हाट इट इज, राइट अबाउट whom it impacts and who it is for। उसके बाद आप लिख सकते हो इसके मेट्रिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें हेल्थ को मेजर करना है, उसके क्या क्या मेट्रिक्स हो सकते हैं। आप स्मार्ट वॉच पहन के देख सकते हो, ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हो। उसके बाद अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के कॉजेस क्या हैं और इसका क्या रिजल्ट है ऑन सोसाइटी। अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती रही तो क्या होता रहेगा, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। ये सारी चीजें आपको एक आर्टिकल में लिखनी होती हैं। देखिए, स्लीप द साइलेंट गार्डियन ऑफ हेल्थ, आप एलिटरेशंस भी बना सकते हो। सक्सेसफुल स्लीप बेनिफिट्स,
ऐसे ऐसे कर करके कुछ भी बना दो, लेकिन जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर होगा। उसके बाद आप अमन हो तो आप लिख दोगे बाय अमन। अगर आप स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखते हो तो इसके बाद आपकी क्लास आ जाएगी, जैसे आप अमन लिखोगे, कॉमा डालोगे, क्लास 11E करके ऐसा कुछ लिख दोगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव बीन टोल्ड इन द क्वेश्चन, या फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन लिखनी होगी, हेड बॉय, हेड गर्ल, ऐसा कर करके। अब देख लो, इन आवर हाई प्रेशर डिजिटल वर्ल्ड, स्लीप इज ऑफ्टन द फर्स्ट थिंग वी सैक्रिफाइस. However, a worrying survey reveals that 55% of Indian adults get less than 6 hours of rest, directly defying the scientific recommendation of 8 to 10 hours. इंट्रोडक्शन तो आपको वही मिल जाएगी जो क्वेश्चन में है, एंड यू कैन टेक द क्यूज टू बिल्ड अप अपॉन इट. यहां पे देख लेना बॉडी एक बार, और कंक्लूजन में आपको एक चीज हमेशा लिखनी होती है, टू सम अप, इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, ये एक फिक्स लाइन होती है. ये आर्टिकल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लेना, एंड माय रिकमेंडेशन वुड बी, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न टू गेट गुड एट, जस्ट राइट few articles and see how it goes. अब बात कर लेते हैं something that confuses a lot of people, invitation and replies. Guys, मैं आपको बता दूं, invitation and replies बहुत complicated बना देंगे लोग, लेकिन मैं लोग नहीं हूं. I am Ritvik from Grand Acad and you are a Grand Acad champion. अगर आप Grand Acad champion हो, अभी के अभी कमेंट्स में बताओ आपको invitation and replies कैसे लगते हैं. लेकिन invitation and replies होते क्या हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं that they are separate topics, my dear champions. Yes guys, you must understand that these are separate topics. कभी भी आपको इन्विटेशन और रिप्लाई दोनों लिखने नहीं आएंगे क्वेश्चन में, चॉइस हो सकती है. अब इन्विटेशन क्या होती है? इन्विटेशन दो टाइप की होती है, फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन. फॉर्मल इन्विटेशन के दो टाइप होते हैं. कार्ड में भी एक फॉर्मल इन्विटेशन आ सकती है और लेटर में भी एक फॉर्मल इन्विटेशन आ सकती है. अगर किसी की शादी हो रही है तो वो एक फॉर्मल इवेंट है, उसका कार्ड भेजा जाएगा क्योंकि वो 300-400 लोगों को जा रहा है. लेकिन अगर मैं अपनी शादी में रे मिस्टीरियो को बुलाना चाहता हूं तो उसे मैं लेटर ही लिखूंगा ना, क्योंकि वो सिर्फ उसे ही कंसर्न करेगा. लेकिन ये एक फॉर्मल चीज है तो मैं फॉर्मल लेटर लिख के भेजूंगा. ये चीज आपने समझ ली. अब रिप्लाईज क्या होती है? किसी ने आपको इन्विटेशन भेजी है तो आप बोलोगे भाई हाँ मैं आ सकता हूं, नहीं मैं नहीं आऊंगा. रिप्लाईज फॉर्मल होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं. कभी भी फॉर्मल इन्विटेशन का इनफॉर्मल रिप्लाई नहीं आएगा, कभी भी इनफॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मल रिप्लाई नहीं आएगा, वाइस वर्सा. ठीक है, फॉर्मल इन्विटेशन का आपका हमेशा फॉर्मल रिप्लाई आएगा और इनफॉर्मल इन्विटेशन का हमेशा इनफॉर्मल रिप्लाई आएगा. ये हमेशा हमेशा रिमेंबर करना, कार्ड में नहीं होते, कोई भी कार्ड में नहीं होते. रिप्लाई कभी कार्ड नहीं होता. एक इंसान को रिप्लाई जा रहा है, उसके लिए आप प्रिंटर से जाके कार्ड प्रिंट करोगे. बहुत लोग आपको ये पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो, मिस्ड गाइड्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, प्लीज डू नॉट डू दैट. फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड टाइप बहुत इजी है क्योंकि इट इज वेरी सिमिलर टू अ नोटिस. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द सेम, आई सेड सिमिलर. रिमेंबर कि फॉर्मल इन्विटेशन जो कार्ड में होती है हमेशा एक बॉक्स में बन के आती है. तो आप एक बॉक्स बना दोगे. सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड इज सेंटर अलाइंड, और इसमें आपको 5 W's अगेन आंसर करने हैं. फिक्स लाइन क्या है? कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू. ठीक है, कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू, कि हम चाहते हैं आप आओ. और कौन इनवाइट कर रहा है? लेट्स से एक एनुअल ग्रैंड अकैड फेस्टिवल है. ठीक है, मिस्टर पैट्रिक स्मिथ हु कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू व्हाट? दैट इज द इवेंट. ऑर्गेनाइजर हो गया, अब इवेंट की बात हो जाएगी. एनुअल ग्रैंड अकैड फेस्टिवल. उसके बाद आपको एक चीफ गेस्ट, एक होस्ट, इनकी बात कर लेनी चाहिए टू बेसिकली मेक योर फॉर्मल इन्विटेशन सीम अ बिट नाइस टू हूएवर इज गोइंग टू चेक इट. तो यहां पे हमने लिख दिया है, इट इज होस्टेड बाय सिल्विथ. कोई भी आपका चीफ गेस्ट हो सकता है. इट इज होस्टेड बाय XYZ पर्सन, और उसके नीचे उसके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे. भाई ये एक पार्टी है, ये एक ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन है जिसका नाम है सिल्विथ, वो होस्ट कर रहा है. उसके बाद आप सेंटर अलाइन करके ऑन लिख दोगे. बेसिकली आपको बताना है ये कब हो रहा है. 5th of April 2021 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मंडे 5th of April 2021. आपको डे भी लिखना होता है फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड्स में, क्योंकि बहुत लोगों को जा रहे हैं, लोगों को अपना कैलेंडर देखना होता है, उनके लिए डे भी इंपॉर्टेंट होता है. इट इज इजियर टू अटेंड समथिंग ऑन संडे देन इट इज टू अटेंड समथिंग ऑन मंडे, जहां पे लोग काम कर रहे होते हैं. उसके बाद आपको टाइम भी देना है. तो यू आर गोइंग टू होस्ट समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड डेट, बट इट विल बी होस्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो यहां पे एट 5 PM हो जाएगा. एंड वेन्यू भी आपको दे देनी होती है. उसके बाद आप इन लिखोगे ग्रैंड अकैड हेडक्वार्टर्स, और उसके बाद आप लिख दोगे ये हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं. सो लेट्स इमेजिन अनदर फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड. लेट्स से आप वेडिंग के लिए लिख रहे हो. अगर कूल कपूर, लेट्स से देयर इज अ गाय नेम्ड कूल कपूर, और वो उसकी वेडिंग हो रही है, तो हम यहां पे लिख दोगे मिस्टर कूल कपूर एंड फैमिली कॉर्डियली इनवाइट यू टू द वेडिंग ऑफ कूल कपूर एंड कूलर कपूर hosted by the कूल कपूर फैमिली. और यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं होगी उसमें,
ऑन मंडे 5th of April 2021 at 5 PM in XYZ बैंकेट न्यू दिल्ली। तो ये आपका फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड का हो गया। उसके बाद एक और फिक्स लाइन होती है, लेफ्ट अलाइन करके आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं, लेफ्ट अलाइन करके, तो आपको RSVP लिखना है। मतलब अगर मेरे को बात करनी है किसी के बारे में रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस, मेरे को किससे बात करनी चाहिए, अंडरसाइंड जैसा होता है ये। तो अगर यहां पे आपने लिखा है कूल कपूर, तो यहां पे भी आप कूल कपूर लिखोगे। इंडिविजुअल इनवाइट कर रहा है, मोस्ट केसेस में इधर ही होगा। अगर ये किसी फैमिली या कंपनी के बिहाफ पे हो रहा है तो यहां पे उस कंपनी का प्रेसिडेंट, स्टाफ सेक्रेटरी कोई भी आ सकता है। पैट्रिक स्मिथ, उसके बाद फिक्शनलाइज एड्रेस बना दो, फिक्शनलाइज पिन कोड बना दो और फिक्शनलाइज XXX क्रॉस आउट कर करके आप फोन नंबर डाल दोगे। दैट इज इट गाइस। फॉर्मल इन्विटेशन का कार्ड सबसे ज्यादा इजी है इन्विटेशन एंड रिप्लाईज में, तो अगर आपको ये आता है आप कर लेना। अब फॉर्मल इन्विटेशन का लेटर भी होता है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता, कई क्वेश्चंस में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन रिमेंबर व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग, फॉर्मल इवेंट के लिए 300 लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप अटेंडीज हो, तो उसके लिए कार्ड ही बनेगा। यू नॉट गोना गेट अ स्पेशल इन्विटेशन। बट इफ यू आर इन्वाइटेड टू बी द होस्ट ऑफ दैट वेडिंग और you have to be a singer at that wedding, you have to give a concert, then you get a special formal invitation in the form of a letter because it is personal. Formal letter ही होता है, तो आप letter to an editor वाला फॉर्मेट ही फॉलो करोगे इधर। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तेजस्वी स्विफ्ट एंड तरुण केजलसी are getting married. Their wedding is in Harry Gardens Tea Banquet, New Delhi. It is being organized by the Kejalsi family. आपका नाम है, you are करुण केजलसी। Draft a formal invitation to invite Mr. East as the host of the wedding. तो आप लिख दोगे सेंडर्स एड्रेस, डेट डाल दोगे, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट क्या होगी, इन्विटेशन टू बी द होस्ट ऑफ द केजलसी स्विफ्ट वेडिंग। उसके बाद डियर मिस्टर ईस्ट, इसमें भी फिक्स लाइंस आपको बता देता हूं। ऑनर्ड टू इनवाइट यू, it is being written on the behalf of the Kejalsi family. So the Kejalsi family is honored to invite you to be the host of what? To be the host of what? To be the host of the Kejalsi Swift wedding taking place at the Tea Banquet in Harry Garden, New Delhi. तो 5 W's इधर भी आंसर हो जाएंगे। On the 13th of February 2026 at 5 PM. उसके बाद फिक्स लाइन क्या है? It would be a great pleasure to have you grace us with your presence on this special day XYZ, on this great event, on this important event for our community. ऐसे ऐसे कर करके depending on the question कुछ भी लिख दो। उसके बाद एक और फिक्स लाइन, क्योंकि भाई आपको गारंटी नहीं है, आपने लेटर लिख दिया तो कोई आपकी शादी में आ जाएगा होस्ट बनने, सब फ्री नहीं होते इतने। शैल यू बी इंटरेस्टेड इन द सेम, प्लीज कंफर्म विद द रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, वी लुक फॉरवर्ड टू द ऑनर ऑफ होस्टिंग यू। उसके बाद योर्स सिंसियरली नाम आ जाएगा और फिर डेजिग्नेशन आ जाएगी, बिकॉज दिस इज अबाउट अ वेडिंग। ऑर्गेनाइजर ऑफ द वेडिंग आप लिख सकते हो, अगर किसी इवेंट के बारे में है इवेंट ऑर्गेनाइजर लिख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, ऐसे ऐसे चीजें आप लिख के आ सकते हो गए हमारे फॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल रिप्लाई के बारे में मेरे को आपको थोड़ी चीजें बतानी है। हमेशा एक फॉर्मल रिप्लाई जो होता है वो भी एक लेटर होता है। लेटर के रिस्पॉन्स में लेटर आएगा, कार्ड के रिस्पॉन्स में भी लेटर आएगा। इट्स ऑलवेज अ लेटर। अगर आप फॉर्मल कार्ड को रिप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ सेंडर्स एड्रेस यूज करना है, रिसीवर्स एड्रेस नहीं डालना लेटर में। प्लीज रिमेंबर दिस। अनलेस एंड अनटिल आपके स्कूल में कुछ और सिखाया गया है, यू कैन फॉलो दैट, बट अगर आपको नहीं पता तो आपको यही फॉलो करना है। रिप्लाइंग टू अ लेटर, तो यू हैव टू रिप्लाई लाइक अ लेटर एग्जैक्टली। तो आपको सेंडर्स और रिसीवर्स दोनों यूज करने हैं। प्लीज नोट दैट द अबव कैन डिफर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव बीन टॉट। इसमें कुछ भी बॉक्स नहीं होता, अगेन अनलेस योर स्कूल टीचर हैज टॉट यू। अगर आपके स्कूल में कुछ भी सिखाया है ना, जो इधर मैं सिखा रहा हूं उससे अलग है, आप उनको ही फॉलो करो, क्योंकि आपकी फिर आंसर शीट बहुत अलग हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक्चुअल चीजों की बात करें, यही चीजें फॉलो होती हैं। लैंग्वेज कैसी रखनी है, फॉर्मल थर्ड पर्सन में ही लिखना है, सेम स्टाइल एज यूज्ड इन फॉर्मल इन्विटेशन। इसका एग्जांपल देख लो, मिस्टर शर्मा थैंक्स मिस्टर वर्मा फॉर हिज काइंड इन्विटेशन। दिस इज ऑलवेज रिटन इन द थर्ड पर्सन। एग्जांपल देख लेते हैं। Question: You are Logan. You have been invited to Kendall's celebratory party as he has recently been named CEO. Choose to accept or deny this invitation and write a formal reply. ये कंपनी की पार्टी है, बहुत सारे लोग आए होंगे, तो कार्ड ही होगा। अगर आपको रिप्लाई देना होता टू समबडी स्पेशल इन्विटेशन तो वो लेटर होता, उसमें आपको रिसीवर्स एड्रेस भी डालना होता। इधर आपको कुछ बॉक्स नहीं करना माय डियर चैंपियंस। सेंडर्स एड्रेस, डेट, मोर देन इनफ। उसके बाद थर्ड पर्सन, आप मिस्टर लोगन हो लेकिन आप थर्ड पर्सन में अपने आप को लिख रहे हो। मिस्टर लोगन थैंक्स मिस्टर केंडल फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द पार्टी। पार्टी किस चीज की है? मेंट टू सेलिब्रेट हिम बीइंग नेम्ड सीईओ ऑफ XYZ कंपनी ऑन 14th February 2026। तो यहां पे भी 5 W's आपको आंसर करने हैं। अगर आपको इन्विटेशन डिनाई करनी है तो ये भी फिक्स लाइन पढ़ लो। However, he regrets to inform that he would not be able to attend the party due to a prior doctor appointment या prior doctor's appointment। कुछ भी रीजन बना सकते हो डिनाई करने के लिए। सबसे बढ़िया मतलब सोसाइटली एक्सेप्टेबल रीजन सबको पता है, यू नो ये झूठी बोला जा रहा है इन मोस्ट केसेस, तो आप यही लिख के आ जाओ। उसके बाद एक और फिक्स लाइन क्या है? ही एक्सप्रेसेस ग्रेट प्राइड एट द फैक्ट
कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कोई इवेंट होस्ट हो रहा है तो ग्रेट प्राइड एट द फैक्ट दैट ही इज एसोसिएटेड विद सच अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड विशेस हिम अ ग्रेट एंड प्रॉस्परस करियर अहेड। क्योंकि इसकी करियर की पार्टी की बात हो रही है, अगर इवेंट की बात हो रही, कंपनी की बात हो रही थी, विशेस देम अ ग्रेट फाइनेंशियल ईयर अहेड। कुछ भी करके आप लिख दो, आपको बस यैप करना है। इसमें वैसे भी आपका सिर्फ थर्ड पर्सन देखा जाएगा, फिक्स लाइन देखी जाएगी और सेंडर्स एड्रेस डेट लिख के आ जाना, बॉक्स मत बनाना अनलेस एंड अंटिल यू बीन टॉट अदरवाइज। अब अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो उसे देख लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस हो गई, डेट हो गई। मिस्टर लोगन, thanks Mr. Kendall for the kind invitation to the party meant to celebrate him being named as CEO of XYZ company, which he is delighted to accept. It is with pleasure that he confirms his presence for the party. He expresses great pride at the fact that Mr. Kendall has become CEO and wishes him a great and prosperous career ahead and is greatly looking forward to the event. इसमें सिर्फ एक चीज बदली है, लास्ट लाइन में हमने एक लाइन ऐड कर दी, is greatly looking forward to the event। ये एक फिक्स लाइन है। It is with great pleasure that he confirms his presence for the event, the party, ये भी एक फिक्स लाइन है। यही चीजें चेंज होंगी और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अब हमें इनफॉर्मल्स की बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ाऊंगा, उसके बाद इनफॉर्मल इन्विटेशन पढ़ाऊंगा। इनफॉर्मल रिप्लाई में रिमेंबर हमेशा इन ऑल केसेस सिर्फ सेंडर्स एड्रेस, डेट और फिर डियर हरीश, डियरेस्ट हरीश। डियरेस्ट थोड़ा और इनफॉर्मल हो जाता है, आप डियर भी लिख सकते हो वैसे। You are cool Kapoor. You have been invested to Harish's celebratory party as he has recently won an IFA award for Best Actor. Write an informal reply saying you would not be able to come. अब देखिए गाइज, आपको इसमें थोड़ी जेंजी लिंगो यूज करनी है, लेकिन वैसी लिंगो नहीं, दिस नॉट टफ गैंग, ऐसे टाइप की लिंगो नहीं यूज करनी है आपको। यू हैव टू राइट लाइक यू राइट इंस्टाग्राम मैसेजेस, आप लोगों से बात करते हो, मतलब आपकी लैंग्वेज रूड नहीं होनी चाहिए, क्रैश नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी इनफॉर्मल होनी चाहिए। यू कैन यूज फ्रेजेस लाइक व्हाट्सअप, ठीक है, जो आप फॉर्मल लेटर में नहीं यूज कर सकते। एंड यू हैव टू remember, you have to establish a relationship and remember you have to establish the evidence of a relationship। आप इनफॉर्मल किसके साथ होते हो? जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक बार मिल गया था आप उससे इनफॉर्मली बात करोगे। you have a relationship, your friends, your close friends, you know, your whatever, you get the point, okay? अब आपको बताना है आपका एंथुजियाज्म की भाई वो अवार्ड जीता है, तो आप इनफॉर्मली लिख दो आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। सो जैसी चीज फॉर्मल में हो ही नहीं सकती, लेकिन इनफॉर्मल में हो सकती है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन योर टैलेंट एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू हैव फाइनली वन द आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। आई रिमेंबर, अब आपको एविडेंस देनी है तो आप लिख दो मुझे याद है जब हम बहुत बात करते थे फोन पे टॉकिंग अबाउट योर डिजायर टू विन दिस अवार्ड व्हाइल आई वाज टू बिजी फोकसिंग ऑन माय समोसा, लेकिन हमेशा मैंने तुझ में बिलीव करा है। आई कांट बिलीव इट हैज फाइनली हैपेंड। यू हैव वन द अवार्ड लाइक I always believed. That being said, अब reasons तो एक ही रहेंगे। I want to inform you that I would not be able to make it to the party as I have a very important doctor's appointment that I had scheduled way before. अब informal में आप लिख दो I know you won't mind, I know you will understand because you have a relationship with that person. I would have loved to attend this to celebrate you, but know that I am your brother and I am always rooting for your success regardless. Proud of you. तो ये चीजें जो आप WhatsApp पे लिख सकते हो, आप Instagram पे लिख सकते हो, लेकिन आप एक फॉर्मल लेटर में नहीं लिख सकते, वो आप इनफॉर्मल रिप्लाई में लिख सकते हो। That is how you must write. Remember, इसमें भी अगर आप चाहो तो आप 5 W's को इंक्लूड कर सकते हो सिलेक्टिवली, बट the whole point of this is to write like you know the person. You don't have to make it extremely formal. One trick I can tell you is write like you speak. जैसे I am so excited आप verbally बोलोगे, आप लिखोगे नहीं, ऐसी चीजें आप लिख सकते हो। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन की बात कर लेते हैं। You are रोहन खन्ना. You have just won the Buffoon Award and are planning a party on the 3rd level of the Central Station. Write a letter to Suresh Kapoor, who is your best friend, inviting him to the party. तो यहां पे सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गया, डियर सुरेश आ गया। अब एक्सप्रेस करो, जॉय एक्सप्रेस करो, इमोशंस एक्सप्रेस करो। आपने देखा होगा फॉर्मल चीजें बड़ी ड्राई सी होती हैं, न्यूट्रल सी होती हैं, लेकिन इनफॉर्मल चीजें इमोशन को कैप्चर करती हैं, ठीक है। Finally, my wildest dream has come true. The universe has finally made me a celebrity. I am saying this because I won the Buffoon Award. To celebrate this, I need you by my side. I am hosting a party at the 3rd level of the Central Station on the XYZ date at 5 PM. इसमें सारे के 5 W's आपको आंसर करने हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन में, बिकॉज इन्वाइट तो आप कर ही रहे हो। फिर आपको जैसे इन्विटेशन में मैंने आपको कहा था चीफ गेस्ट डाल दो, होस्ट डाल दो, यहां पे भी किसी को डाल दो भाई। वो फॉर्मल नहीं होगा, बट वो आपका दोस्त हो सकता है। डू यू नो हु इज गोइंग टू कम टू द पार्टी? ये आप फिक्स लाइन यूज कर सकते हो, Charlie. That's who. I know he's your absolute favorite and we've spent so many hours consuming his content, so I had to invite him. यहां पे आप देख रहे हो मैंने लाइंस इंक्लूड करी हैं to basically signal the fact कि इन लोगों की एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप पहले से है। I will hopefully see you there. अब आप इन्वाइट क्यों कर रहे हो? I am totally expecting you to come with 30 gifts at the very least. यहां पे थोड़ा ह्यूमर डाल दिया मैंने। You're my brother after all and I cannot celebrate this to the maximum without you by my side. इनफॉर्मल इन्विटेशंस में yours lovingly आपको यूज करना है, फिर आप नाम लिख दोगे और उसके बाद डेजिग्नेशन ऑप्शन
ऑप्शनल होती है, यू कैन राइट क्रिंज स्टफ सच एज योर बेस्ट फ्रेंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट यहां पे योर्स लविंगली इज द बेस्ट चॉइस। योर्स लविंगली नाम लिख दो, डेजिग्नेशन ऑप्शनल है, लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी आर डन विद एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर टू शेयर दिस लेक्चर, और हमारे बाकी स्पीड सीरीज के लेक्चर्स भी जरूर चेकआउट करना। पूरा मैंने आपको लिटरेचर सिलेबस करा दिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करा दिया है। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में एक चीज समझ लो, इट इज इवेंट्स के डिटेल्स को कैप्चर करना, रिपोर्टिंग लाइक अ जर्नलिस्ट इन द फर्स्ट केस, ठीक है। इन द सेकंड केस जिसमें आप एक स्कूल के लिए रिपोर्ट लिख रहे होते हो अबाउट अ स्कूल इवेंट, उसमें भी आपको डिटेल्स ही कैप्चर करने हैं, बट ऑब्वियसली एक स्कूल इवेंट में मोस्टली पॉजिटिव डिटेल्स होंगे। लेकिन एक अगर आप सीबीएसई के हिसाब से देखो तो आपको क्वेश्चंस अबाउट रिपोर्ट्स यूजुअली एक्सीडेंट्स, मिस हैपनिंग्स, इन चीजों के बारे में मिलते हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में दो वर्जन्स होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग यू आइदर हैव टू राइट एज अ स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंस या स्टाफ रिपोर्टर, बेसिकली एक पर्टिकुलर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का जर्नलिस्ट, जिसको हम स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट या स्टाफ रिपोर्टर बोलते हैं, या फिर यू बिलोंग टू एन इंस्टीट्यूशन एंड यू आर राइटिंग एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। इन दोनों को हम जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं, लेकिन जल्दी का मतलब यह नहीं है आपको सब कुछ ना समझ आए। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले टाइटल। टाइटल मतलब किस इवेंट के बारे में ये चीज है या फिर इवेंट के इंपैक्ट्स क्या हैं। जैसे आप लिख सकते हो मिस हैपनिंग, या फिर फाइट ऑन XYZ नगर इन XYZ नगर, या फिर वन इंजर्ड इन XYZ नगर ड्यूरिंग अ फाइट, ऐसे लिख के। उसके बाद आपकी जैसे आर्टिकल में होती है बाय लाइन आ जाती है, BY, रिमेंबर आर्टिकल में भी और इसमें भी BY में कुछ कैपिटल नहीं होता। फिर आपका नाम आ जाएगा जो भी आपको दिया जाएगा, और फिर डेजिग्नेशन आ जाएगी। मोस्ट केसेस में स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट लिख के आ जाओ, और उसके बाद जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जा रहा है उसके नीचे ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको प्लेस लिखनी होगी, डेट लिखनी होगी, और उसके बाद आपका कंटेंट शुरू हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट वाले का। जैसे हेडिंग यहां पे आ गई 14 इंजर्ड इन SUV ट्रैक्टर कोलिजन। SUV ट्रैक्टर कोलिजन भी हेडिंग हो सकती है, उसका इंपैक्ट भी हेडिंग हो सकता है। बाय में रिमेंबर हमेशा लोअर केस होता है, कुछ भी कैपिटल नहीं होता, आर्टिकल में भी और इधर भी। बाय संजीव कुमार, स्टाफ रिपोर्टर, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, एंड देन दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपकी क्या आ जाएगी, जगह, उसको आप कैपिटल में लिख सकते हो कि ये किधर हुआ। उसके बाद डेट आ जाएगी, ठीक है। टाइम भी आपको लिखना होता है, लेकिन प्लेस डेट के बहुत बाद होता है। पहले प्लेस डेट, फिर आप सेमीकोलन बना दो। उसके बाद 5 Ws को आंसर करना है। रिमेंबर, अ ट्रैजिक एक्सीडेंट अकर्ड यस्टरडे एट एन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग इन खुर्जा विहार व्हेन अ टोया SUV, बेसिकली आपको जितने डिटेल्स देने हैं दे दो। ये SUV कितनी स्पीड पे चल रही थी, ट्रैक्टर कितनी स्पीड पे चल रहा था, किसकी गलती थी, हु व्हाट व्हेन वेयर हाउ हुम, कौन था इधर, कौन इंपैक्ट हुआ, क्या हुआ, जितनी डिटेल्स में जा सकते हो। SUV की बात हो रही है, कौन सी SUV थी, ट्रैक्टर की बात हो रही है, किस कंपनी का ट्रैक्टर था, क्या कौन स्पीड कर रहा था, किसकी गलती हो सकती है। लेकिन रिमेंबर, हमेशा ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। आपको अपने ओपिनियन नहीं देने, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना, आपको बस फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं, नॉट योर फीलिंग्स। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अप्रॉक्सिमेटली 8:30 AM, तो यहाँ पे 5 Ws का व्हेन भी आंसर हो जाता है। फिर बॉडी में आपको डिटेल्स देने होते हैं, और कंक्लूजन में आपको अथॉरिटीज की बात करनी होती है कि अथॉरिटीज ने क्या किया और आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है। सेम थिंग जो हमने लेटर टू एन एडिटर में समझा है। द ट्रैक्टर विच वॉज कैरिंग वेडिंग अटेंडीज, तो जितने आप डिटेल्स बना सकते बना दो। फाइट की बात हो रही है, द फाइट वॉज बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ कस्टमर, ठीक है, कुछ भी बना दो। अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द अदर साइड ऑफ द हाईवे ड्यूरिंग हैवी फॉग, एक्सीडेंट हुआ क्योंकि फॉग थी और वो उधर साइड में जा रहा था, वेयर द SUV वाज इनकमिंग, उधर से वो आ रही थी, फॉग थी, विजिबिलिटी कम थी, सो द ड्राइवर ऑफ द टोया SUV वाज अनेबल टू अप्लाई द ब्रेक्स इन टाइम। पासर बायज एंड अनहर्ट पैसेंजर्स इमीडिएटली बिगैन रिलीफ मेजर्स, ये भी एक फिक्स लाइन है कि जो भी आसपास था उसने हेल्प करने की कोशिश करी, बाय स्टैंडर्स। 14 पैसेंजर्स फ्रॉम द ट्रॉली वर सीरियसली इंजर्ड एंड वर रश टू खुर्जा सिविल हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंसेस। तो यहाँ पे जो मैंने आपको काफी राइटिंग स्किल्स में भी सिखा दिया है, इस चीज का रिजल्ट क्या था, कॉज क्या था, वो सारी चीजें 5 Ws के साथ आपको इधर आंसर करनी है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज ने क्या किया, ये आपकी कंक्लूजन होती है रिपोर्ट में। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड अ कॉम्पेंसेशन ऑफ ₹50,000 फॉर द सिवियरली इंजर्ड। और उसके बाद जब ये सारी चीजें निपट गई, तो यहां पे आप लिख सकते हो द हाईवे रिज्यूम्ड इट्स नॉर्मल फंक्शन आफ्टर अ डिले ऑफ 3 hours। अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज बीन लॉन्च्ड टू द नेग्लिजेंस एट दिस लेवल क्रॉसिंग। उसके बाद का इफेक्ट क्या हुआ, कॉम्पेंसेशन दे दी, 3 घंटे के बाद वो जो हाईवे था वो दोबारा ओपन हो गया और एक इन्वेस्टिगेशन आ गई, बिकॉज अथॉरिटीज को कुछ तो एक्शन लेना ही है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। नाउ इंस्टीट्यूशन की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको डिटेल्स ही देने हैं। 5 WH, ये याद कर लो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। यू आर लकी, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। इसका टाइटल हो सकता है, हेडिंग हो सकती है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्बिनेशन। बस इधर आपको अपने स्कूल की क्लास लिख देनी है, क्लास 11 है, या फिर अपनी डेजिग्नेशन लिख देनी है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं दिया हुआ तो क्लास 12A 12V कुछ भी करके लिख दो। ग्रैंड स्कूल 5 Ws ने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड व्हाट एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन व्हेन ऑन द
25th March 2025. The topic of the debate competition, क्योंकि debate competition का topic होता ही है obviously, is India ready for AI? कितने लोग आए उधर? A total of 11 schools had registered for the same, and about 50 participants were a part of the competition taking place at the Grand Hall. Let's say अगर ये art fair के बारे में होती, Grand School organized a statewide art fair on 25th March 2025. The art fair's theme was abstract art. A total of 50 people participated in the same and were gathered at the Grand Hall. अब आपको सारे WHS details देने हैं. The event started at 4 p.m. and began with an introductory lecture on AI by Dr. Sushil Kumar, Professor of Artificial Intelligence at AI Delhi. तो यहाँ पे चीफ गेस्ट वाली बात हो रही है, ठीक है. इवेंट में भी चीफ गेस्ट ही होगा, स्कूल के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर होगा. The lecture sparked a great deal of inspiration. उससे हुआ क्या लोगों को? Then the debate competition officially began. Debate competition में क्या क्या चीजें हुई? Remember, it is details capturing. जितने details लिखोगे उतने नंबर आएंगे. Debate competition में क्या होता है? Participants debate करते हैं, arguments exchange करते हैं एक दूसरे से. Several participants stood out, such as Roman from the Grand School, whose speech took the audience by storm. The final participant's speech got over around 5 p.m. after which a lunch was hosted for the participants while the results were being prepared. तो आपको step by step itinerary follow करनी है of the event and you have to document all of it. After the lunch, the participants gathered in the Grand Hall once more. A speech was given by Miss XYZ, principal of XYZ school, urging students to keep debating and keep progressing in their career with the help of AI. Dr. Sushil Kumar, the chief guest, read out the results and Roman from Grand School was declared the winner of the competition. Following this, the head boy of the school, Shubh Verma, delivered a vote of thanks. तो remember करना कि जब भी आपको रिपोर्ट लिखनी है स्कूल के पर्सपेक्टिव से ऑफ अ स्कूल इवेंट, हमेशा चीफ गेस्ट होगा, एक कोई लेक्चर होगा, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और एक वोट ऑफ थैंक्स होगा जो यूजुअली हेड बॉय या हेड गर्ल डिलीवर करता है. द कंपटीशन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर द जूनियर्स वाचिंग इट. मतलब जैसे हमने बताया था ना कि उसके बाद क्या चीजें हुई इन द फर्स्ट रिपोर्ट, इधर आपको बताना है इसका इंपैक्ट क्या हुआ. इट वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर द जूनियर्स वॉचिंग इट. क्यों? बिकॉज इट हेल्प देम अंडरस्टूड द टेक्निकलिटीज ऑफ द डिबेट एंड फॉर इट्स पार्टिसिपेंट्स इट वॉज अ ग्रेट डिस्प्ले ऑफ टैलेंट एंड अ सिग्निफिकेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी. अगर हम आर्ट फेयर की बात करते तो हम बोलते थे द आर्ट फेयर स्टार्टेड एट 4 p.m. एंड बिगैन विद एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन आर्ट बाय डॉक्टर XYZ फ्रॉम XYZ स्कूल ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली. उसके बाद participants gathered, 15 participants did this. One artwork that people particularly appreciated was by Mr. Sushil, an abstract art on mental health. ऐसे कर करके आपको लिखना है. फिर लंच हुआ, फिर ये हुआ. लंच के बाद सब लोग गैदर हुए और उन्होंने अंताक्षरी खेली. अंताक्षरी खेलने के बाद एक वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर हुआ और फिर एक और लंच होस्ट हुआ एंड देन पीपल वर एडजर्न्ड फॉर द डे. द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हु वर वाचिंग दिस particularly from the junior classes felt a great deal of inspiration after witnessing this event because it sparked their creativity. So देखिए आपको यैप करना है. You guys are a माहिर ऑफ yapping, ठीक है. You understand yapping, ठीक है. अगर आप सोचोगे ना डिटेल्स के लिए अपने दिमाग में, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है. वो रिलेशनशिप नहीं है, ये चीज आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है. दैट इज इट माय डियर चैंपियंस. एक शॉट में, एक वीडियो में, जल्दी जल्दी से स्पीड सीरीज में हमने कवर कर लिया है क्लास 12 इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स. लेकिन अगर आप क्लास 12 इंग्लिश में बढ़िया बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, पढ़ तो आप मुझे से रहे हो, दैट इज अ ग्रेट डिसीजन. लेकिन आई वांट यू टू कंसीडर द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स वेयर आई आल्सो टीच बट आई गिव यू ऑल दीज थिंग्स. बेस्ट नोट्स, बेस्ट माइंड मैप्स, 8 घंटे में लाइन बाय लाइन सिलेबस, आंसर राइटिंग मास्टर गाइडेंस वीडियोस, 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा, हर एक टाइप का, नैरेटिव टेक्निक्स, पैरेलल, एक्सट्रैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, बहुत कुछ. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज स्प्रेड द वर्ड. आई वांट योर हेल्प गाइस. मैंने आपको पढ़ाया है, आप ग्रैंड अकेडमी की भी हेल्प कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा. लिंक सारी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है. सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर लेना और मुझे बताना सबसे ज्यादा इजी राइटिंग स्किल्स आपको कौन सा क्वेश्चन अब लग रहा है. कमेंट्स में अभी क्या भी बताओ. कमेंट्स में ये भी बता देना और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.